सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम 12वीं क्लास का जो सेकंड लेसन है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसका अध्ययन करेंगे। और ये जो सारा लेसन हम अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद ये जो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं पीडीएफ के तौर पर अपने स्कूल के ग्रुप में आपको डाल दूंगा, आपने वो नोट कर लेना है। तो ध्यान से इस पाठ को आपने समझना है। ये एनसीईआरटी की बुक से हमने इसको पढ़ना है। देखो, विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। 7 अरब यानी कि 700 करोड़, 700 करोड़ या 7 अरब एक ही बात है। विश्व की जो 7 अरब जनसंख्या है वो 60% उसका 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में रहती है। ये 10 देश हैं जो विश्व की जनसंख्या 60% लिए हुए हैं। पहले नंबर पर आता है चीन। मैं साथ साथ आपको मानचित्र पर भी दिखाता हूँ। ये चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये चीन, ये है, ये भारत के ऊपर ये जो ग्रीन है ये चीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत। ये भारत है जो दूसरे नंबर पर जनसंख्या लिए हुए है। तीसरे नंबर पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यूएसए है, तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या में। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया ये द्वीप समूह है भारत के नीचे, देखो ये हिंद महासागर में है। इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें एक चीज और बताता हूं आपको, द्वीप समूह आ जाता है सबसे बड़ा तो आपने इंडोनेशिया बता देना है। यदि प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताओ तो आपने ग्रीनलैंड बताना है। क्या है? ग्रीनलैंड। क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप तो आपने माजुली, कौन सा आएगा? माजुली। ये ध्यान रखना बच्चों, माजुली। माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये असम राज्य में है, ये नदीय द्वीप है। चलो ये साइड की बात मैंने बताई आपको। फिर चौथे नंबर पर आता ब्राजील। ब्राजील ये है विश्व में जनसंख्या में चौथे नंबर, 5वें नंबर पर आता है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। फिर पाकिस्तान है आपका, इसके बाद ये पाकिस्तान है जो 6ठे नंबर पर आता है। 7वें नंबर पर रूस जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया। और 8वें नंबर पर बांग्लादेश है, ये जनसंख्या में बांग्लादेश। और 9वें पर जापान है और 10वें पर नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में है। नाइजीरिया, ये नाइजीरिया है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। इसको मैं बता देता हूँ। 6 देश जो एशिया में है, बाकी दूसरे महाद्वीपों में है। चीन है, एशिया में है। भारत है, एशिया में है। यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इंडोनेशिया एशिया में है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। पाकिस्तान है, एशिया में आता है। रूस जो है वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया में। बांग्लादेश जो है ये एशिया में है। जापान एशिया में और नाइजीरिया अफ्रीका में स्थित है। तो इस प्रकार जो दुनिया के 10 जो देश हैं जिसमें जनसंख्या 60% रहती है वो। अब देखते हैं हम जनसंख्या, ये जो विश्व की जनसंख्या है उसका वितरण देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही विचित्र है। धरती का 10%, धरती का 10% जो भूभाग है उसके ऊपर 90% जनसंख्या रहती है। बड़ी विचित्र बात, 90% जनसंख्या रहती है, केवल 10% भूभाग पर है। ये 10% भूभाग कौन सा है? ये वो भाग है जहां मैदान, कृषि अधिक होती है, उद्योग धंधे अच्छे हैं। ये जो मानसूनी एशिया का ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। पेपर में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो विश्व की जनसंख्या है उसको अनेक कारक प्रभावित करते हैं, अनेक फैक्टर हैं। उसमें मुख्य रूप से 2 आते हैं। एक तो भौगोलिक आता है, एक भौगोलिक कारक होते हैं भौगोलिक, और एक होता है मानवीय। एक मानवीय कारक, एक भौगोलिक कारक। भौगोलिक ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं जिसमें आपका धरातल आता है, जिसमें आपकी जलवायु आती है, जिसमें आपका मृदा आती है। ये भौगोलिक कारक होते हैं। खनिज संसाधन भी भौगोलिक कारकों में आता है। दूसरा होता है मानवीय कारक। मानवीय कारक में क्या होता है? जो मानव ने जिन कारकों को बनाया है या मानव ने जिनको अपनी आवश्यकता अनुसार इन भौगोलिक कारकों का उपयोग किया है, जिसमें उद्योग धंधे हैं, मानव ने बनाए हैं, उद्योग धंधे हैं। और आपका
जिसमें पूंजी है, परिवहन के साधन हैं। जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधन अच्छे होंगे और वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। ये जो एरिया है ये समतल है, यहाँ परिवहन की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ उद्योग धंधे हैं, यहाँ पर उद्योग धंधे यूएसए का ये एरिया है, यहाँ भी काफी जनसंख्या निवास करती है। यूरोप का ये क्षेत्र है, यहाँ खूब उद्योग धंधे हैं। ये मानवीय कारक हैं, ये मानवीय कारक हैं। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो कारक मुख्य रूप से भौगोलिक कारक और मानवीय कारक हैं। भौगोलिक में धरातल आता है, आपकी मृदा आती है, जल आ जाता है, आपका तापमान, जलवायु, ये चीजें भौगोलिक कारकों में आती हैं। मानवीय कारकों में आपके एग्रीकल्चर है, उद्योग धंधे हैं, परिवहन के साधन हैं, ये आते हैं। ये जनसंख्या का वितरण है। दूसरा अगला टॉपिक हमारा जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में, ये 1 वर्ग किलोमीटर होता है। जैसे 1 किलोमीटर इस तरफ है, 1 किलोमीटर इस तरफ, 1 किलोमीटर इस तरफ। इस एरिया में 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो जनसंख्या निवास करती है, जो लोग रहते हैं, औसत रूप से उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे वो निकालने के लिए एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या, किसी देश की कुल जनसंख्या बटे उस देश का क्षेत्रफल, वो जनसंख्या घनत्व आ जाता है। जैसे मैं भारत का निकाल देता हूं, हमने यहां तक तो ये कर लिया अपने अध्ययन, यहां देखते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। भारत का जो है जनसंख्या घनत्व 382 है। तो भारत की जनसंख्या जो है 120 करोड़ 121 लगा लीजिए, ठीक है, और 32,87,263 हमारा क्षेत्रफल है। तो ये आप इसको भाग देंगे, 32,87,000 इसको भाग दिया जाएगा तो हमारा जनसंख्या घनत्व आ जाएगा 382। ये जो जनसंख्या घनत्व है पूरे देश का औसत रूप से जनसंख्या घनत्व है। कई राज्यों में जो धरातल में उबड़ खाबड़ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वहां 17 है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। दिल्ली का है सबसे अधिक है, आपका बिहार का अधिक है। तो ये अलग अलग जनसंख्या घनत्व उसके रहने वाले लोगों की 1 किलोमीटर में संख्या को, औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये जनसंख्या घनत्व आप पेपर में आता है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र आ जाता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वही जनसंख्या की घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ये ध्यान रखना है। ये विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है वो अलग अलग है। ये जो एरिया है यूरोप का, विश्व का सबसे सघन जनसंख्या का क्षेत्रों में आता है। ये भी सबसे अधिक सघन क्षेत्रों में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ और यहाँ। जबकि ऑस्ट्रेलिया है, साइबेरिया है, ये साइबेरिया रूस का ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो ये कारण वही है कि धरातल है, वहां की जलवायु है, अच्छी जलवायु है तो वहां लोग अच्छे रहते हैं, अधिक जनसंख्या निवास करेगी। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? देखो, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? समय के 2 पॉइंट हैं, कोई 1 वर्ष का हो सकता है, 2 वर्ष का, 10 वर्ष का। ये जो समय के 2 बिंदु हैं, ये टाइम के 2 बिंदु हैं। इन समय के 2 बिंदुओं के बीच में जो भी जनसंख्या में बदलाव आता है, कमी आती है, अधिक होते हैं, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं 2001 में मान लीजिए, और यहाँ 2011 में मान लीजिए 20 या 15 हो गए हैं, तो जनसंख्या बढ़ गई है 5। जनसंख्या 2 प्रकार से, एक तो जनसंख्या प्लस होती है, इसको वृद्धि बोलते हैं, धनात्मक, ये ऋणात्मक। जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। यहाँ से 10 से यहाँ इस टाइम के बीच में मान लीजिए यहाँ पर 8 रह गए हैं, तो इसको जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ध्यान रखने की बात है कि जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। समय के 2 बिंदु होते हैं, उनमें जो जनसंख्या में बदलाव आता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यहाँ मान लीजिए मैंने बता दिया, यहाँ जनसंख्या यहाँ तक पहुंचने में बढ़ गए लोग तो जनसंख्या धनात्मक वृद्धि है, कम हो गए तो जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि है। इस जनसंख्या वृद्धि को जो फैक्टर जो होते हैं, कारक जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जो प्रभावित करते हैं? वो कारक 3 कारक हैं। 3 कारक होते हैं जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले। फर्स्ट जो है आपका जन्म दर। क्या है? जन्म दर।
जन्म दर जो है वो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। दूसरा है मृत्यु दर, मृत्यु दर। और तीसरा है आपका प्रवास, माइग्रेशन। देखो इसमें क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर से जनसंख्या में जो वृद्धि होगी, जो बदलाव आएगा, वो तो जनसंख्या वृद्धि दर होती है प्राकृतिक, नेचुरल। वो कौन सी है? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। यदि किसी स्थान पर, किसी देश में, किसी राज्य में जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इनसे जनसंख्या में जो बदलाव आता है तो वो होता है कृत्रिम वृद्धि दर। वो होती है कृत्रिम। वो कौन सी है? कृत्रिम। और ये प्राकृतिक वृद्धि है, ये कृत्रिम। प्राकृतिक में तो जन्म दर और मृत्यु दर, पैदा होने वाले और मरने वाले, इनका जो अंतर है वो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। एक तीसरी चीज आ गई प्रवास। यदि प्रवास उसमें आ गया, लोग कहीं दूसरे स्थान से यहाँ आ गए तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, यहाँ से चले गए तो जनसंख्या कम हो जाएगी। तो माइग्रेशन जो है ये काफी प्रभावित करता है जनसंख्या वृद्धि को। इस माइग्रेशन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, प्रश्न आता है प्रवास। देखो प्रवास में दो चीज हैं, अप्रवास, उत्प्रवास। अप्रवास, अप्रवास। एक तो है अप्रवास, दूसरा है उत्प्रवास। उत्प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास में क्या है? देखो उत्प्रवास, अप्रवास क्या होता है कि कोई स्थान से कोई यहाँ इस स्थान पर, यहाँ से कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो अप्रवास कहलाता है। दूसरे स्थान से यहाँ पर अपने स्थान पर कोई व्यक्ति आता है तो उसको अप्रवास कहते हैं। जैसे फलाना दिल्ली से आ गया तो वो अप्रवासी होगा। वो कौन होगा? अप्रवासी। और उत्प्रवास, अपने यहाँ से कोई चला जाता है तो उसको उत्प्रवास कहते हैं। अपने स्थान से, अपना ये स्थान है, यहाँ से कोई चला जाता है तो उसको अपन बोलेंगे उत्प्रवास। और दूसरे स्थान से अपने यहाँ आ जाता है उसको बोलते हैं अप्रवास। देखो इसमें क्या होता है, अप्रवास से जनसंख्या बढ़ती है, उत्प्रवास से जनसंख्या में कमी आती है। ये दोनों ही प्रवास के दो बिंदु हैं, ये ध्यान रखना है। अप्रवास से व्यक्ति आते हैं, उत्प्रवास से जाते हैं। उत्प्रवास में व्यक्ति जाते हैं। एक प्रवास में एक चीज और है, ध्यान देना। प्रवास में एक चीज क्या है, दो कारक और होते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष, प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुश। पुश, पुश माने होता है अपनी ओर दूसरी तरफ धकेलना। पुश का मतलब धकेलना। यहां से हम किसी चीज को धकेल देते हैं तो उसको पुश कहते हैं। तो पुश में यहाँ पर क्या है कि प्रतिकर्ष कारक क्या होता है प्रवास का, जब ये कोई स्थान है, ये कोई शहर है, ये राज्य है, कोई भी है, यहां से व्यक्ति किसी बीमारी के कारण, यहाँ प्रदूषण फैल जाता है उस कारण से, महामारी या यहाँ पर लड़ाई दंगे होने लग जाते हैं उस कारण से, तो लोग इस स्थान को छोड़ देते हैं। तो उस कारक को क्या बोलते हैं? प्रतिकर्ष कहते हैं, कारक कहा जाता है। प्रतिकर्ष कारक में जनसंख्या में कमी आती है, लोग उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा होता है अपकर्ष कारक। जैसे मान लीजिए, प्रतिकर्ष समझ लीजिए, फिर उदाहरण देकर के मान लीजिए इस क्षेत्र में महामारी आ गई, जैसे कोरोना की चल रही है, कोई लड़ाई दंगे हो गए, तो यहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, यहाँ इस स्थान को लोग छोड़ देंगे। तो ये कारक होता है प्रतिकर्ष कारक। इसके विपरीत जो कारक होता है वो है आपका अपकर्ष। अपकर्ष अच्छा कारक है। अपकर्ष, अपकर्ष में क्या होता है? अपकर्ष में व्यक्ति आकर्षित होते हैं उस स्थान पर आने के लिए। ये स्थान है, जैसे आपको समझाता हूं, जैसे अब भारत ही है, भारत का देखो आप, मान लीजिए इस क्षेत्र में क्या है, बाढ़ आ गई, लड़ाई दंगे हो गई, ठीक है, यहां पर शांति है इस क्षेत्र में, तो यहां के जो लोग हैं यहां आएंगे,
यहां से लोग यहां आएंगे, तो यहां पर तो कौन सा कारक होया, यहां पर तो कारक बन गया प्रतिकर्ष। यहां तो कौन सा कारक बन गया, प्रतिकर्ष। और यहाँ लोग आ रहे हैं, यहाँ लोग क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं क्षेत्र में। क्यों, यहाँ बाढ़ आ गई थी या दंगे हो गए थे, यहाँ पर शांति है, ना कोई बाढ़ आती है, अच्छी कृषि होती है। तो ये यहाँ पर, यहाँ कौन सा कारक प्रभाव डाला इसने, अपकर्ष। यानी कि अपकर्ष कारक वो होता है जो अपनी ओर खींचता है। अपकर्ष कारक कौन सा कारक होता है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, उसको अपकर्ष कारक कहते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 3 नंबर का प्रश्न आता है कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या होते हैं। तो प्रतिकर्ष में लोग उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं, बीमारी हो जाती है वहां पर, या लड़ाई दंगे होते हैं, या प्रदूषण फैल जाता है, या दूसरे कारण जो हमें अच्छे नहीं लगते वो पैदा हो जाते हैं, तो लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं। जबकि अपकर्ष में लोग वहां आते हैं, चिकित्सा सुविधा बढ़ जाती है, शैक्षणिक संस्थाएं खुल जाती हैं, ठीक है, अच्छी सुविधाएं जो भी बढ़ेगी तो लोग वहां आएंगे, वो अपकर्ष कारक होता है। अच्छी चीजों की कमी आ जाएगी, बुराइयां बढ़ जाएंगी, तो प्रतिकर्ष कारक होता है। ये प्रवास के कारक थे। तो जनसंख्या हमने देखा, विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ है। उसका वितरण मैंने बताया कि इस धरती के ऊपर वितरण जो है बड़ा असमान है, कहीं लोग ज्यादा रहते हैं, कहीं विरल जनसंख्या रहती है। उसके मैंने कारण बताए कि वो कारण भौगोलिक हो सकते हैं, कुछ मानवीय कारण भी हैं, ये प्रभाव डालते हैं। उसका जो घनत्व है वो मैंने आपको बताया कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं वो उसका घनत्व होता है। उसकी जो वृद्धि थी वो वृद्धि मैंने बताई आपको, उसको 3 कारक प्रभावित करते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। ये 3 कारक हैं जो उसके प्रभाव डालते हैं उसकी जनसंख्या वृद्धि को। जनसंख्या वृद्धि में मैंने आपको बताया, जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक में लोग बढ़ जाएंगे वहां पर, ऋणात्मक में उस जनसंख्या में कमी आती है। ये जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब दोनों हो सकते हैं। कभी ये समझो जनसंख्या वृद्धि का मतलब जनसंख्या बढ़ने से होता है, नहीं। जनसंख्या वृद्धि का मतलब जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और वो परिवर्तन समय के 2 बिंदुओं के बीच आता है। वो समय के 2 बिंदु हो सकते हैं अपने भारत में, जैसे 10 साल का होता है, 10 वर्ष का, ठीक है। यूरोपियन जो देश हैं यहाँ पर प्रत्येक साल जनगणना होती है, ठीक है। तो अलग अलग देशों में ये अलग अलग है। तो जनसंख्या के जो टाइम, 2 समय के 2 बिंदु हैं, उनमें परिवर्तन होता है, वो जनसंख्या वृद्धि होता है। जनसंख्या धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक। उसको प्रभावित करने वाले कारक मैंने 3 बताए थे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर तो ये तो है प्राकृतिक वृद्धि को प्रभाव डालते हैं, इनसे होने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक वृद्धि बोलते हैं। जबकि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास से जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है उसको कृत्रिम वृद्धि कहते हैं। प्रवास से मान लीजिए यहाँ पर अपने गांव में कोई 500 आदमी आ गए तो हमारी जनसंख्या बढ़ तो गई, लेकिन वो कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ी, वो प्राकृतिक रूप से नहीं बढ़ी, सॉरी, वो कृत्रिम रूप से बढ़ी है, तो उसको जनसंख्या की कृत्रिम वृद्धि कहा जाता है। ये जनसंख्या की वृद्धि है। अब हम पढ़ते हैं जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं। देखो, हम अध्ययन करें जनांकीय संक्रमण की सिद्धांत की 3 अवस्थाएं। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये ध्यान रखना है। पेपर में आ जाता है कि जनांकीय संक्रमण की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं हैं। ये जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था, ये ध्यान रखना है। इसका जो सिद्धांत दिया था, इसके मॉडल का सिद्धांत WM थॉमसन ने 1929 में दिया था। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का मॉडल किसने दिया था। WM थॉमसन ने 1929 में दिया था, ये ध्यान रखना है। 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं में फर्स्ट अवस्था, सेकंड और तीसरी अवस्था है। 300 साल पहले, एक चीज ध्यान रखना है, 300 वर्ष पहले दुनिया के सभी देश, 300 साल पहले दुनिया के सभी देश पहली अवस्था में थे। ये जो अवस्था है, ये अवस्था है पहली अवस्था, ये जो अवस्था है ये दूसरी अवस्था, ये जो अवस्था है ये तीसरी अवस्था है।
तो मैंने बताया कि 300 साल पहले सभी देश पहली अवस्था में थे। देखो इसमें कैसे देखना है, क्या करना है कि जो पहली अवस्था होती है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक ऊंची होती हैं। यानी कि घने तो मरणीय और घने पैदा होने होते हैं। यानी कि ज़्यादा तो जन्म लेते हैं लोग और ज़्यादा मरते हैं। ये वो अवस्था होती है जहाँ गरीबी ज़्यादा हो, लोग अनपढ़ हों, वनों में रहते हों, जो आदिवासी लोग हैं। बांग्लादेश है, ये जो है बांग्लादेश का एरिया है, अफ्रीका के ये जो लोग हैं, ये सहारा मरुस्थल के लोग हैं, या जो वनों में जो लोग रहते हैं, ब्राज़ील के जो अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं, ये सभी पहली अवस्था में हैं। और 300 साल पहले तो जो अमेरिका था, जापान था, ये भी पहली अवस्था में था। दूसरी अवस्था होती है जिसमें जन्म दर तो ऊंची बनी रहती है, जो जन्म दर थी वो तो वैसी वैसी पहली जैसी बनी रहती है, और मृत्यु दर यानी कि मरने वाले जो हैं वो कम होते चले जाते हैं। जन्म लेने तो उतने होते हैं, मरणीय कम हो जाए हैं, तो क्या होगा, पैदा हो रहे हैं, मरणीय कम है, तो जनसंख्या में विस्फोट होता है। तो इस अवस्था को विस्फोट की अवस्था बोलते हैं, ध्यान रखना है। ये जो अवस्था होती है ये विस्फोट की अवस्था होती है। इस अवस्था में सेकंड जो अवस्था है, ये इस तरफ समझ चला, इस अवस्था में जनसंख्या बढ़ जाती है। और भारत, श्रीलंका, केन्या, ये सभी क्या होते हैं, क्या हैं, ये इसी अवस्था में हैं जहाँ पर जन्म दर तो ऊंची है, उसकी अपेक्षा मृत्यु दर कम है। तो ये अवस्था बहुत भयानक अवस्था होती है, इसमें जनसंख्या बढ़ती है। तीसरी अवस्था बहुत अच्छी अवस्था बताई है कि ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ये जन्म दर की है, ये जन्म दर और मृत्यु दर कम हो जाती है। ये नीचे वाली मृत्यु दर की है, दोनों ही कम हो जाती हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में कमी आ जाती है, जिससे जन्म लेने वाले बालक भी कम होते हैं, मरणीय भी कम हुए हैं, तो जनसंख्या बढ़ती नहीं है, जनसंख्या नहीं बढ़ती। वैसे जनसंख्या तो इसमें भी नहीं बढ़ती, क्योंकि मरणीय भी ज़्यादा है, पैदा होनी भी ज़्यादा है। इसमें भी जनसंख्या नहीं बढ़ती, जन्म लेनी भी कम है और मरणीय भी कम है, तो ये भी जनसंख्या में नहीं बढ़ने देती ये अवस्था, ये भी नहीं बढ़ने देती। लेकिन इसमें इसकी जो लास्ट जो स्टेज है, जो लास्ट जो प्रकार है, पांचवा जो अंतिम जो एरिया क्षेत्र है, अंतिम जो पड़ाव है इस अवस्था का, वहाँ पर क्या होता है कि जन्म दर तो कम हो जाती है और मृत्यु दर उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जनसंख्या ऋणात्मक हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर कैसी हो जाती है, ऋणात्मक। और जैसे इसमें जापान, कनाडा, यूएसए, यहाँ जनसंख्या ऋणात्मक है, और ये रूस के ये जो देश हैं इनमें भी जनसंख्या ऋणात्मक है। तो यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, यहाँ जनसंख्या कम होती जा रही है, ये ध्यान रखना है। पेपर में आ जाता है, तो आपने ये अपनी कॉपी में इस तरह मॉडल बना लेना है जनसंख्या संक्रमण की अवस्था का। 3 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में जनसंख्या ज़्यादा पैदा होते हैं, ज़्यादा मरते हैं, जनसंख्या नहीं बढ़ती। दूसरी अवस्था में ज़्यादा जन्म लेते हैं, मरते कम हैं, तो जनसंख्या बढ़ती है। तीसरी अवस्था में जन्म कम लेते हैं, मरते भी कम हैं, ये अच्छी अवस्था है। ये विकसित जो राष्ट्र हैं जो ये इस अवस्था में हैं, और इसका जो अंतिम जो पड़ाव है वहाँ जनसंख्या ऋणात्मक हो जाती है। जन्म लेने वालों की बजाय मरने वालों की संख्या अधिक होती है, तो ये ऋणात्मक हो जाती है जनसंख्या वृद्धि। तो ये जनसंख्या संक्रमण का 3 अवस्थाओं का मॉडल था जो WM थॉमसन ने दिया था। तो हमारा जो लेसन है ये पूरा होता है, और अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको PDF में ग्रुप में डाल दूंगा। हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके धन्यवाद।